दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन चंद्र, एमडी फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम बात क्यों करना चाह रहे हैं। इस मौसम को देखते हुए, जो मौसम में इतना धुआं है, उसको देखते हुए हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अस्थमा, मोर देन 13 करोड़ पेशेंट्स ऑफ अस्थमा, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। अस्थमा होता क्या है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज हैं, वो सोजिश आ जाती है। जिसमें सोजिश आने के कारण लंग्स के मसल में सूजन आ जाती है। लंग्स के अंदर जो म्यूकस होता है उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब कुछ इकट्ठा होते ही व्यक्ति को एकदम ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस रुकने लगा है। सांस रुकने लगा है और सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, फेफड़ियों की जो नालियाँ होती हैं वो बहुत ही पतली हो जाती हैं, क्योंकि उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। तो एयर फ्लो का जो पैसेज है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। अस्थमा एक मानो तो लोडर गन है। जैसे जिस व्यक्ति को अस्थमे की दिक्कत होती है उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है एलर्जी। एलर्जी, जिस चीज़ से एलर्जी है, जब वो टच में आता है उस चीज़ के, तो आदमी को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। एकदम ऐसे लगता है सांस रुकेगा, क्योंकि उसकी नालियाँ फेफड़ों की वो सुंगड़ जाती हैं। म्यूकस का सिक्रीशन निकलने लगता है, उस आदमी का सांस रुकने लगता है और आदमी कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा। तो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। एंड वाली स्टेज को जो हम लोग कहते हैं इम्यूनो अस्थमा कहते हैं, वो बिल्कुल एंड वाली स्टेज है जिसमें आदमी को बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि मेरा सांस रुक जाएगा अभी। तो सारी स्टेजेस अलग अलग हैं। जिस आदमी को जिस चीज़ से एलर्जी है उससे उसको दूर रहना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए एलर्जी को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को एलर्जी पेलन से, डस्ट से, माइट से, या कई बार पोल्यूशन से भी एलर्जी होती है। कई स्मोकर्स होते हैं जो उन खुद को भी एलर्जी स्मोकिंग से होती है और जो साथ में रहते हैं उन लोगों को भी एलर्जी होती है। परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है। जैसे घर में कोई पेंट हो रहा है, सफाई हो रही है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। जैसे घर में हम अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो उससे भी एलर्जी होती है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है, उसकी वजह से एलर्जी होती है। कई खाने वाली चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे मशरूम। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम बताना चाह रहे हैं, हर एक आदमी को ये नहीं है जरूरी इस चीज़ से एलर्जी हो। हर आदमी का एक अलग ट्रिगर होता है। जिस आदमी को जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसको उसी चीज़ से सावधान रहना पड़ता है। तो हमें पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है जब हमारी चेस्ट में बीजिंग साउंड होनी शुरू हो जाए। बीजिंग साउंड का मतलब क्या है? ब्रीक, जो नालियाँ होती हैं फेफड़ों की, वो बंद होना शुरू हो जाए और उनका जो साइज़ है अंदर से कम होना शुरू हो जाए, पतलियाँ होनी शुरू हो जाए, तो बीजिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो उससे पता चलता है कि अस्थमा शुरू हो चुका है। तो दूसरी चीज़, अस्थमा डिपेंड करता है और क्या है इसमें, तो ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल क्या होता है? इसमें आदमी क्या काम करता है, उसकी वजह से उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ऑक्यूपेशनल से हमें कैसे पता चलता है? आदमी जैसे मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है तो आदमी आकर बताता है कि मुझे मंडे टू फ्राइडे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सैटरडे संडे वो फ्री होता है, घर में रहता है, वो बोलता है मुझे सैटरडे संडे को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। तो ये एक कारण है ऑक्यूपेशनल अस्थमा में। जिस चीज़ का भी हम वर्क करते हैं वहाँ से इसको एलर्जी होती है, वो दूर करना चाहिए। ऑफिस में जाता है तो उसको पता चलता है मुझे ऑफिस में जाते ही
एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। अस्थमा पहले जो इसका कंसेप्ट होता था, अस्थमा सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर एक एज में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, जवान आदमी को हो सकता है, बुजुर्ग में हो सकता है। अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है। पहले सोचते थे अस्थमा सिर्फ बच्चों में है, बट अब देखते हैं अस्थमा 50-60 साल उम्र में भी अचानक शुरू हो जाता है। तो अस्थमा का कोई भी ऐसा नहीं है कि इस एज में, पहले ये एस्पेक्ट माना जाता था कि अस्थमा सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, अस्थमा और सीओपीडी में क्या अंतर है। अस्थमा पर्टिकुलर किसी एलर्जी से होता है। जैसे आदमी को पता चलता है मुझे अस्थमा हो जाता है, जैसे आदमी आके बताता है मैंने घर में अगरबत्ती लगाई या ऑफिस में लगाई तो मुझे उससे सांस फूलने लगता है डॉक्टर साहब, तो ये चीज़ें आके बताता है तो पता चल जाता है इसको अगरबत्ती से एलर्जी है, तो इसको अस्थमा की शिकायत है। तो दूसरी चीज़ जो सीओपीडी के बारे में बता रहे हैं, जो हम अस्थमा से अलग करना चाह रहे हैं, सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वो ज़्यादातर किन लोगों में होती है? जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं ज़्यादातर, या जो लोग धुएं के साथ इंटैक्ट में रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, उन लोगों को अस्थमा की दिक्कत सीओपीडी की दिक्कत हो जाती है। सीओपीडी में आगे जो हम डायलेशन कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एम्फीजेमा भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, सुबह सुबह पेशेंट्स को बलगम आनी शुरू हो जाती है, बलगम ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और एम्फीजेमा में क्या होता है, जो चेस्ट की शेप है वो वैरल शेप चेस्ट हो जाती है। अस्थमा का जब भी अटैक आता है तो उसके बाद हम स्पैरोमीटर एडवाइज करते हैं। कई बार हम इसमें पीक फ्लो भी मास्टर भी एडवाइज करते हैं। इसमें पीएफटी की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? इसमें ज़्यादातर हम ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। इसका मतलब बीटा-2 एंटागोनिस्ट, जो अस्थमा को रिवर्स करता है और नॉर्मल पोजीशन में भेजता है। कई बार हम इन्हेलर देते हैं। इन्हेलर में स्टेरॉइड्स भी होते हैं और ब्रोंकोडाइलेटर्स भी होते हैं। लेकिन एक बार इन्हेलर लेने से आराम नहीं मिलता तो हमें 2-3 बार भी उसको कंटिन्यू दे सकते हैं। 15 मिनट में उसकी हम तीसरी चौथी डोज भी ले सकते हैं, जिससे फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं और इन्हेलर का पूरा बेनिफिट होता है। कई बार इन्हेलर लेने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता, तो उसको डॉक्टर की सलाह से हम आईवी स्टेरॉइड्स भी देते हैं। तो उस टाइम पेशेंट्स को नज़दीक के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें आईवी स्टेरॉइड्स भी, ब्रोंकोडाइलेटर्स भी देने पड़ते हैं और पेशेंट्स को नेबुलाइजेशन भी किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? कई लोग दूध पीना बंद कर देते हैं अस्थमा की वजह से। कई लोग जैसे बनाना खाना बंद कर देते हैं, दही खानी बंद कर देते हैं। भी इन चीज़ों से हमें अस्थमा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्थमा उन चीज़ों से होता है जिससे हमें एलर्जी होती है। जिस चीज़ से भी हमें एलर्जी होगी उससे अस्थमा होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है अभी बनाना खाने से अस्थमा हो जाता है या दही खाने से। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, मौसम के चलते हुए हमें देखना पड़ता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह नहीं लेना चाहिए। मौसम को देखते हुए, या कोई एलर्जी का टाइम है तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें कुछ पेशेंट्स आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा धुआं होता है इस मौसम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमें दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। हर आदमी ने अपनी जॉब पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो उसमें हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम काम पे मत जाओ। या इसमें हमें परहेज क्या करना चाहिए? परहेज ये है, हमें अर्ली मॉर्निंग
या इवनिंग में बाहर निकलना बंद करना चाहिए। तो इसका यही एक सलूशन है। और दूसरी चीज़, कई लोग मास्क लेकर बाहर निकलते हैं, उसका बहुत ही बड़ा फायदा है। तो उससे अस्थमे की दिक्कत काफ़ी कम हो जाती है। और पेशेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर हमारे पास, हम उनको बताते हैं इनहेलर लेना पड़ेगा या नेबुलाइजर लेना पड़ेगा। तो वो लोग हमें क्वेश्चन पुट करते हैं, डॉक्टर साहब ये बच्चों को सारी उम्र लेना पड़ेगा या इससे इसको अस्थमे की सांस की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी अगर नेबुलाइजर लेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। नेबुलाइजर हम इसलिए देते हैं कि उसको सांस की दिक्कत खत्म होने का मतलब है उसको बच्चे को रिलीफ मिले। लेकिन लोग सोचते हैं इससे हमारा सांस और बढ़ जाएगा, तो नेबुलाइजेशन नहीं करवाते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नेबुलाइजेशन करने से अस्थमा की दिक्कत कम होती है, बढ़ती नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है बच्चे को सांस की दिक्कत शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन चंद्र, MD फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम बात क्यों करना चाह रहे हैं? इस मौसम को देखते हुए, जो मौसम में इतना धुआं है, उसको देखते हुए हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अस्थमा, मोर देन 13 करोड़ पेशेंट्स ऑफ अस्थमा, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। अस्थमा होता क्या है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज हैं, वो सोजिश आ जाती है। जिसमें सोजिश आने के कारण लंग्स के मसल में सूजन आ जाती है। लंग्स के अंदर जो म्यूकस होता है उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब कुछ इकट्ठा होते ही व्यक्ति को एकदम ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस रुकने लगा है। सांस रुकने लगा है और सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, फेफड़ियों की जो नालियाँ होती हैं वो बहुत ही पतली हो जाती हैं, क्योंकि उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। तो एयर फ्लो का जो पैसेज है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। अस्थमा एक मानो तो लोडर गन है। जैसे जिस व्यक्ति को अस्थमे की दिक्कत होती है उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है एलर्जी। एलर्जी, जिस चीज़ से एलर्जी है, जब वो टच में आता है उस चीज़ के, तो आदमी को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। एकदम ऐसे लगता है सांस रुकेगा, क्योंकि उसकी नालियाँ फेफड़ों की वो सुंगड़ जाती हैं। म्यूकस का सिक्रीशन निकलने लगता है, उस आदमी का सांस रुकने लगता है और आदमी कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा। तो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। एंड वाली स्टेज को जो हम लोग कहते हैं इम्यूनो अस्थमा कहते हैं, वो बिल्कुल एंड वाली स्टेज है जिसमें आदमी को बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि मेरा सांस रुक जाएगा अभी। तो सारी स्टेजेस अलग अलग हैं। जिस आदमी को जिस चीज़ से एलर्जी है उससे उसको दूर रहना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए एलर्जी को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को एलर्जी पेलन से, डस्ट से, माइट से, या कई बार पोल्यूशन से भी एलर्जी होती है। कई स्मोकर्स होते हैं जो उन खुद को भी एलर्जी स्मोकिंग से होती है और जो साथ में रहते हैं उन लोगों को भी एलर्जी होती है। परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे घर में कोई पेंट हो रहा है, सफाई हो रही है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। जैसे घर में हम अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो उससे भी एलर्जी होती है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है, उसकी वजह से एलर्जी होती है। कई खाने वाली चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे मशरूम। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम बताना चाह रहे हैं, हर एक आदमी को ये नहीं है जरूरी इस चीज़ से एलर्जी हो। हर आदमी का एक अलग ट्रिगर होता है। जिस आदमी को जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसको उसी चीज़ से सावधान रहना पड़ता है। तो हमें पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है जब हमारी चेस्ट में बीजिंग साउंड होनी शुरू हो जाए। बीजिंग साउंड का मतलब क्या है?
ब्रीक जो नालियाँ होती हैं फेफड़ों की वो बंद होना शुरू हो जाएं और उनका जो साइज़ है अंदर से कम होना शुरू हो जाए, पतलियाँ होनी शुरू हो जाएं, तो बीजिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो उससे पता चलता है कि अस्थमा शुरू हो चुका है। तो दूसरी चीज़, अस्थमा डिपेंड करता है और क्या है इसमें, तो ऑक्यूपेशनल क्या होता है इसमें, आदमी क्या काम करता है उसकी वजह से उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ऑक्यूपेशनल से हमें कैसे पता चलता है, आदमी जैसे मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है तो आदमी आकर बताता है कि मुझे मंडे टू फ्राइडे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सैटरडे संडे वो फ्री होता है, घर में रहता है, वो बोलता है मुझे सैटरडे संडे को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। तो ये एक कारण है ऑक्यूपेशनल अस्थमा में। जिस चीज़ का भी हम वर्क करते हैं वहाँ से इसको एलर्जी होती है, वो दूर करना चाहिए। ऑफिस में जाता है तो उसको पता चलता है मुझे ऑफिस में जाते ही एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। अस्थमा पहले जो इसका कंसेप्ट होता था, अस्थमा सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर एक एज में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, जवान आदमी को हो सकता है, बुजुर्ग में हो सकता है। अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है। पहले सोचते थे अस्थमा सिर्फ बच्चों में है, बट अब देखते हैं अस्थमा 50-60 साल उम्र में भी अचानक शुरू हो जाता है। तो अस्थमा का कोई भी ऐसा नहीं है कि इस एज में, पहले ये एस्पेक्ट माना जाता था कि अस्थमा सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, अस्थमा और सीओपीडी में क्या अंतर है। अस्थमा पर्टिकुलर किसी एलर्जी से होता है। जैसे आदमी को पता चलता है मुझे अस्थमा हो जाता है, जैसे आदमी आके बताता है मैंने घर में अगरबत्ती लगाई या ऑफिस में लगाई तो मुझे उससे सांस फूलने लगता है डॉक्टर साहब, तो ये चीज़ें आके बताता है तो पता चल जाता है इसको अगरबत्ती से एलर्जी है, तो इसको अस्थमा की शिकायत है। तो दूसरी चीज़ जो सीओपीडी के बारे में बता रहे हैं, जो हम अस्थमा से अलग करना चाह रहे हैं, सीओपीडी क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। वो ज़्यादातर किन लोगों में होती है, जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं ज़्यादातर, या जो लोग धुएं के साथ इंटैक्ट में रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, उन लोगों को अस्थमा की दिक्कत सीओपीडी की दिक्कत हो जाती है। सीओपीडी में आगे जो हम डायलेशन कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एम्फीजेमा भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, सुबह सुबह पेशेंट्स को बलगम आनी शुरू हो जाती है, बलगम ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और एम्फीजेमा में क्या होता है, जो चेस्ट की शेप है वो वैरल शेप चेस्ट हो जाती है। अस्थमा का जब भी अटैक आता है तो उसके बाद हम स्पैरोमीटर एडवाइज करते हैं, कई बार हम इसमें पीक फ्लो भी मास्टर भी एडवाइज करते हैं। इसमें पीएफटी की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इसमें ज़्यादातर हम ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। इसका मतलब बीटा-2 एंटागोनिस्ट, जो अस्थमा को रिवर्स करता है और नॉर्मल पोजीशन में भेजता है। कई बार हम इन्हेलर देते हैं, इन्हेलर में स्टेरॉइड्स भी होते हैं और ब्रोंकोडाइलेटर्स भी होते हैं। लेकिन एक बार इन्हेलर लेने से आराम नहीं मिलता तो हमें 2-3 बार भी उसको कंटिन्यू दे सकते हैं। 15 मिनट में उसकी हम तीसरी चौथी डोज भी ले सकते हैं, जिससे फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं और इन्हेलर का पूरा बेनिफिट होता है। कई बार इन्हेलर लेने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो उसको डॉक्टर की सलाह से हम आईवी स्टेरॉइड्स भी देते हैं। तो उस टाइम पेशेंट्स को नज़दीक के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें आईवी स्टेरॉइड्स भी, ब्रोंकोडाइलेटर्स भी देने पड़ते हैं और पेशेंट्स को नेबुलाइजेशन भी किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कई लोग दूध पीना बंद कर देते हैं अस्थमा की वजह से, कई लोग जैसे बनाना खाना बंद कर देते हैं, दही खानी बंद कर देते हैं, भी इन चीज़ों से हमें अस्थमा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अस्थमा उन चीज़ों से होता है जिससे हमें एलर्जी होती है।
जिस चीज़ से भी हमें एलर्जी होगी उससे अस्थमा होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है अभी बनाना खाने से अस्थमा हो जाता है या दही खाने से। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, मौसम के चलते हुए हमें देखना पड़ता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह नहीं लेना चाहिए। मौसम को देखते हुए, या कोई एलर्जी का टाइम है तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें कुछ पेशेंट्स आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा धुआं होता है इस मौसम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमें दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। हर आदमी ने अपनी जॉब पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो उसमें हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम काम पे मत जाओ। या इसमें हमें परहेज क्या करना चाहिए? परहेज ये है, हमें अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में बाहर निकलना बंद करना चाहिए। तो इसका यही एक सलूशन है। और दूसरी चीज़, कई लोग मास्क लेकर बाहर निकलते हैं, उसका बहुत ही बड़ा फायदा है। तो उससे अस्थमे की दिक्कत काफ़ी कम हो जाती है। और पेशेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर हमारे पास, हम उनको बताते हैं इनहेलर लेना पड़ेगा या नेबुलाइजर लेना पड़ेगा। तो वो लोग हमें क्वेश्चन पुट करते हैं, डॉक्टर साहब ये बच्चों को सारी उम्र लेना पड़ेगा या इससे इसको अस्थमे की, सांस की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी अगर नेबुलाइजर लेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। नेबुलाइजर हम इसलिए देते हैं कि उसको सांस की दिक्कत खत्म हो। खत्म होने का मतलब है उसको, बच्चे को रिलीफ मिले। लेकिन लोग सोचते हैं इससे हमारा सांस और बढ़ जाएगा, तो नेबुलाइजेशन नहीं करवाते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नेबुलाइजेशन करने से अस्थमा की दिक्कत कम होती है, बढ़ती नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है बच्चे को सांस की दिक्कत शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू।